Assalamu alaikum dear students. Today our topic is work done by gravitation field. फर्स्ट ईयर टॉपिक वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड के अगर कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क करे तो वो आपके पास कैसे आएगा, किसके इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हम टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको आपने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर क्या कराना है, बच्चों मूव कराना है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव कराना है। तो आपने उसके रिजल्ट में वर्क डन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने साथ ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है कंजर्वेटिव फील्ड कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है। तो सबसे पहले मैं कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में बताऊंगा कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैथ फॉलोड, कि ऐसी फील्ड जिसमें आपके पास जो वर्क डन है वो पैथ पे डिपेंड नहीं करता। मीन्स कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए पर है, आप उसको डिफरेंट पैथ से डिफरेंट रास्तों से आप उसको लेके जाते हो पॉइंट बी तक, तो क्या उसके रिजल्ट में आपके पास वर्क डन किसके इक्वल आएगा। क्या आपके पास यहाँ पर तीन रास्ते आ गए हैं। पहला है पैथ 1 ए डी और बी, पॉइंट बी तक हमने मूव करना है। सबसे पहले आपके पास है ए डी बी। हमारे पास जो कंसेप्ट है कंजर्वेटिव फील्ड का, इसका मतलब क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप लोगों को डिफाइन करा देता हूँ। कहता है द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैथ फॉलोड, कि ऐसी फील्ड जिसमें आपके पास जो वर्क डन है वो पैथ पे डिपेंड ना करे। बेशक आप पैथ 1 से जाएं, आप बेशक पैथ 2 से जाएं, या फिर आपके पास पैथ 3 से आप जाएं, तो आपके पास जो वर्क है वो आपके पास क्या आ जाए, बराबर आ जाए, पैथ पे डिपेंड ना करे। ऐसी फील्ड को आप किसका नाम देंगे, कंजर्वेटिव फील्ड का नाम देंगे। तो हम इस चीज को जरा चेक करते हैं कि क्या ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं है कंजर्वेटिव फील्ड। तो इस चीज को हमने देखना है। अब सबसे पहले अगर मैं डायग्राम की तरफ आऊं तो सपोज आपके पास एक बॉडी पॉइंट ए पर थी, उसको आपने मूव करा है पैथ 1 के थ्रू। पैथ 1 आपके पास ये बन रहा है। पहले आप कहां से कहां गए, ए से डी तक, फिर डी से बी तक, ये आपके पास क्या बन रहा है, पैथ 1 बन रहा है। उसके बाद आप लोग चलते हैं पैथ 2 की तरफ आते हैं। पैथ 2 आपके पास कैसे बन रहा है, ए सी बी। तो पहले आप किधर गए, पैथ 2 से गए ए से सी की तरफ, सी से आप किसकी तरफ गए बच्चों, बी की तरफ गए। तो ये आपके पास क्या है, पैथ 2 है। इसके लिए भी आपने क्या करना होगा, वर्क फाइंड करना होगा। इसी तरीके से आपके पास तीसरा पैथ क्या आ रहा है, तीसरा पैथ आपके पास आ रहा है जो कि डायरेक्टली है ए से आपके पास किस तरफ है बच्चों, ए से बी तक है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को आपने मूव करा है। पहले आप पैथ 1 से गए ए डी बी, हम इसके लिए वर्क डन फाइंड करेंगे। डी से बी तक आपके पास जो हाइट है उसको मैंने क्या कह दी, एच कह दी है। तो हमने ये तीन वर्क्स क्या करने, फाइंड करने, ए डी बी, ए सी बी, और आपके पास क्या आएगा तीसरा ए बी। ये तीनों वर्क्स आपके पास बच्चों क्या होना चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, डेरिवेशन की तरफ आ जाता हूं। तो सबसे पहले आप देखें, मैं वर्क फाइंड करना चाह रहा हूं, वर्क अलोंग ए डी बी, ए डी और बी मैं क्या करना चाह रहा हूं, वर्क फाइंड करना चाह रहा हूं। तो इसको मैंने किसका नाम दे दिया, इसको मैंने पैथ 1 का नाम दे दिया। इसी वजह से मैंने साइड पे लिख दिया कि आप पहले क्या करेंगे, वर्क फाइंड करेंगे ए से ए डी बी। तो इसको मैं दो पैचेस में डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले आपके पास पहला पैच आपके पास क्या आएगा, ए से डी तक। अब देखें ए से डी तक पहले मैंने वर्क फाइंड करना है, ठीक है। फिर आपने क्या फाइंड करना है, डी से बी तक, क्योंकि यहां से डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ए डी बी को फाइंड करेंगे। वर्क अलोंग आपके पास सबसे पहले क्या आ रहा है बच्चों, ए से डी तक। अब देखें ए से डी की मैं बात करूं तो आपके पास जो वेट है, वेट आपके पास किसकी इक्वल होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है आपके पास बच्चों एम जी के इक्वल है। किसके इक्वल है, एम जी। अगर आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन है, और आपके पास एम जी वाला कंपोनेंट किधर एक्ट कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट और इसके दरमियान जो आपके पास एम जी के दरमियान जो एंगल आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो आपके पास यहां पर कॉस कितना आ रहा है बच्चों, देखें वर्क आपने फाइंड करना है तो वर्क आपके पास किसके इक्वल होता है, नॉर्मली आपके पास एफ डॉट डी के इक्वल होता है। लेकिन आपने एफ डॉट डी की इक्वल होता है, जो कि आपके पास क्या बनता है, एफ डी कॉस थीटा बनता है। तो अब थीटा यहां से देखें, अब देखें आप बॉडी किधर मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है, और जो आपके पास फोर्स है, फोर्स कौन सी एक्ट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है। तो एम जी और आपके पास ये जो एंगल बन रहे हैं इनके दरमियान एंगल आपके पास कितना आ रहा है, कॉस 90 आ रहा है। तो सब देखें यहां पर वर्क अलोंग ए डी मैंने क्या लिखा, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डी डिस्प्लेसमेंट आपके पास किस तरफ है, इस डायरेक्शन में। उन दोनों के दरमियान एंगल आपके पास कितना है, cos 90। तो मैंने क्या लिख दिया, वर्क अलोंग ए डी मेरे पास क्या आ गया, एम जी फोर्स आ गई, डी आपके पास डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, एंगल आपके पास आ रहा है 90। तो आपके पास cos कितना आ गया, 90 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट पेज की तरफ जाऊं, वर्क अलोंग डी बी के अलोंग देखूं तो आपके पास बॉडी किधर मूव कर रही है बच्चों, बॉडी मूव करी अपवर्ड डायरेक्शन में,
और जो बॉडी का वेट है वो किधर एक्ट हो रहा है आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर बॉडी आपके पास अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है और वेट आपके पास है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एंगल आपके पास कितना आ रहा है, थीटा यहां से आपके पास बनता है 180 डिग्री बनता है। थीटा आपके पास कितना आ गया बच्चों, 180 डिग्री। तो यहां पर आप देखें mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट आपके पास किधर है, अपर डायरेक्शन में, तो आपके पास क्या बन गया mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट किधर है, अपर डायरेक्शन में। थीटा आपके पास कितना आ गया 180। अब देखिए cos 90 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 0 किसी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वो क्या करा देगा, यहां पर आपके पास क्या करा देगा, 0 करा देगा। तो यहां पर आपके पास क्या चीज आ गई बच्चों, mg ये 0 आया तो आपके पास 0 किसी चीज के साथ भी मल्टीप्लाई 0 कर देगा, प्लस आपके पास क्या आ रहा है mg h आ रहा है cos 180 किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। तो यहां पर आपने cos 90 0 आ गया, आपके पास cos 180 की वैल्यू आपके पास कितनी आई, -1। आपने वैल्यूज पुट की 0 माइनस प्लस माइनस 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 mgh, मतलब आपके पास जो वर्क अलोंग ADB जो आया है वो आपके पास किसके इक्वल है, -mgh के इक्वल है। उसके बाद अब आप लोग आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट पैथ पे, पैथ 2 है जो कि आपके पास किसके इक्वल है, वर्क अलोंग ACB की इक्वल है, AC और आपके पास क्या है B। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये वाला जो पैथ बन रहा है इसको आप किसका नाम देंगे, पैथ 2 का नाम देंगे। तो देखें ACB, अब इसको आप तोड़ के लिखते हैं सबसे पहले, तो क्या होगा, सबसे पहले आप लोग आएंगे AC प्लस आपके पास क्या आएगा, CB की इक्वल आएगा। अब देखिए वर्क अलोंग AC की तरफ अगर मैं आता हूं तो बॉडी किधर मूव कर रही है बच्चों, बॉडी मूव कर रही है अपर डायरेक्शन में, जो कि आपके पास किसकी इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट हाइट की इक्वल है, किसकी इक्वल है, हाइट की इक्वल। तो अब आप देखें AC डिस्प्लेसमेंट अपर डायरेक्शन में, जो कि आपके पास AC किसकी इक्वल है, हाइट की इक्वल है, और बॉडी का जो वेट है वो किधर एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगेन इस तरीके से आपके पास बनेगा, बॉडी मूव अपवर्ड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट अपर डायरेक्शन में, हाइट अपर डायरेक्शन में, और बॉडी का वेट किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपके पास क्या बन जाएगा, mgh, उन दोनों के दरमियान एंगल आपके पास कितना आएगा, 180। तो आपके पास क्या बन जाएगा, mgh cos कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आता हूं पैथ किसकी तरफ, ये जो आपके पास है CB, इसके अलावा अगर मैं वर्क फाइंड करना चाहता हूं, अगेन आपके पास जो mg है वो किधर एक्ट हो रहा है बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास किधर है, राइट साइड पे डिस्प्लेसमेंट है। तो आपके पास जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, cos 90 बन रहा है। तो अब देखिए आपके पास क्या आएगा, mg cos आपके पास कितना आ रहा है 90, mg डिस्प्लेसमेंट आपके पास इस डायरेक्शन में, cos 90 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। cos 180 आपके पास किसकी इक्वल आ गया, -mgh की इक्वल, क्योंकि cos 180 की वैल्यू आपके पास क्या है, -mgh है। तो इस तरीके से आपके पास ये चीज प्रूफ हो चुकी है। तो आपके पास क्या है, वर्क डन ADB -mgh की इक्वल है। इसी तरीके से वर्क अलोंग ACB, ये भी आपके पास किसकी इक्वल है, -mgh की इक्वल है। मतलब कि आपके पास ADB वर्क किसकी इक्वल है, ACB के बराबर है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना जो थर्ड पैथ है उसकी तरफ आ जाते हैं। तीसरा पैथ आपके पास क्या है, वर्क अलोंग AB, ये आपके पास क्या है, थर्ड पैथ है। सो अब देखेंगे आपने क्या फाइंड करना है, वर्क अलोंग थर्ड पैथ आपने फाइंड करना है AB। तो ये हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम इसके ये जो आपके पास ये वाला पैथ है इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। ये देखें बॉडी x डायरेक्शन में भी मूव कर रही है, साथ ही साथ क्या y डायरेक्शन में भी मूव कर रही है। इसी तरीके से बॉडी x में भी मूव कर रही है, y में भी मूव कर रही है, x में भी मूव कर रही है, y में मूव, इसी तरीके से बॉडी मूव करते करते यहां तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस पैच को, ये जो आपके पास ये वाला पैच 3 है, इसको मैंने स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि x के अलावा कितना वर्क डन होगा और y के अलावा कितना वर्क डन होगा। अगर मैं देखूं तो जब बॉडी इधर x के अलावा मूव कर रही थी तो आपके पास कोई वर्क डन नहीं हो रहा था, सिर्फ वर्क डन आपके पास आ रहा था तो वो किस अलोंग आ रहा था, जब बॉडी y एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इसमें से देखें आपके पास क्या है, जब बॉडी y एक्सिस के अलोंग मूव करती थी तो आपके पास एंगल आ रहा था 180 आ रहा था। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लिए, x और y आपके पास इस तरीके से बना, आपने सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस के अलोंग जो वर्क डन है उसको काउंट किया, x एक्सिस के अलोंग जो आपके पास वर्क डन था उसको आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया। और साथ ही आपने जो है माइनस नेगेटिव साइन आपने इस वजह से यूज किया क्योंकि जब भी बॉडी y एक्सिस के अलोंग मूव कर रही थी तो उस टाइम आपके पास जो एंगल आ रहा था वो आपके पास 180 आ रहा था, जिसकी वजह से आपके पास नेगेटिव साइन आपके पास आ रहा था। ठीक है, तो अब देखें यहां पर आपने क्या लिखा, -mg और स्मॉल पैच, पहले पैच के अलोंग बॉडी ने मूव किया डेल y, y1, इसी तरीके से दूसरे पैच के अलोंग y2, y3, इस तरीके से बॉडी मूव करते करते B पॉइंट पर, A से B पॉइंट पर तक क्या किया, बॉडी पहुंच गई। तो आपने क्या किया, -mg, आपके पास जितने स्मॉल पैचेस थे आपने उन तमाम को क्या करा दिया, ऐड करा दिया। नेगेटिव साइन इस वजह से आया कि एंगल आपके पास कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो -mg डेल y1, y2, y3 अप टू सो ऑन आपके पास कहां तक पहुंच गए, आप
बी पॉइंट तक पहुंच गए। ठीक है, अब देखें जो तमाम जो आपके पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग पैचेस थे उनको आपने जब ऐड कराया तो आपके पास ये टोटल क्या आ गई, ये वाली आपके पास बच्चों क्या आ गई, हाइट आ गई। तो आप क्या लिखते हैं, ये जो तमाम पैचेस हैं ये किसकी इक्वल है, ये आपके पास हैं हाइट की इक्वल है। किसकी इक्वल है बच्चों, हाइट की इक्वल। तो यहां से आपके पास क्या बनेगा, माइनस एम जी, ये तमाम चीजें आपके पास किसकी इक्वल आ गई, एच की इक्वल आ गई। तो वर्क अलॉन्ग ए बी आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एम जी एच की इक्वल आ जाएगा। तो यहां से आप देखते हैं वर्क अलॉन्ग ए डी बी, वर्क अलॉन्ग ए सी बी, और तीसरा आपने जो पैथ के अलॉन्ग वर्क किए ए बी, ये तमाम के तमाम किसकी इक्वल आ रहे हैं, माइनस एम जी एच की इक्वल आ रहे हैं। किसकी इक्वल आ रहे हैं बच्चों, माइनस एम जी एच की इक्वल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि तमाम वर्क्स आपके पास क्या आ रहे हैं बच्चों, बराबर आ रहे हैं, इक्वल्स आपके पास वर्क्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास जो फील्ड है, ऐसी फील्ड जिसमें आपके पास जो वर्क डन है वो पैथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करती, ऐसी फील्ड को आप किसका नाम देते हैं बच्चों, कंजर्वेटिव फील्ड का नाम देते हैं। तो ऐसी फील्ड जिसमें आपके पास जो वर्क डन है वो पैथ फॉलोड पे डिपेंड ना करे, ऐसी फील्ड को आप किसका नाम देंगे, कंजर्वेटिव फील्ड का नाम देंगे। तो ये जो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड का जो वर्क हुआ है, ये भी ऐसी फील्ड को भी आप किसका नाम दे सकते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड का नाम दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर दी कि जो वर्क डन है वो पैथ पे अगर डिपेंड ना करे, ऐसी फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड का नाम देते हैं। और जो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है, लेकिन अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्सेज जैसे आ गई हैं, तो ये आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड में इंक्लूड नहीं होती। तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये आपके पास वर्क, क्योंकि वर्क डन इस पर डिपेंड नहीं करता पैथ पे, तो इसी वजह से ये आपके पास क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।